प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले ये जो सर्कुलर मोशन है, आपको एनसीईआरटी में कोई अलग से अध्याय नहीं है। एनसीईआरटी में जो चैप्टर 4 है समतल में गति, इस समतल में गति के अंतर्गत ही हम लोग को जो है वृत्तीय गति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। और समतल गति में हम लोग वृत्तीय गति के बारे में टोटल जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे। हम लोग वृत्तीय गति को दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, एक पार्ट 1 होगा और दूसरा पार्ट 2। तो इस वृत्तीय गति जो है यह बल से भी संबंधित है। चूंकि हम लोग अभी बल पढ़े नहीं है, इसलिए इस वृत्तीय गति का एक दूसरा पार्ट भी होगा जो बल के यानी कि गति के नियम में हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो है वृत्तीय गति के पार्ट 1 में हम लोग कुछ शब्दावली के बारे में जानेंगे और त्वरण के बारे में जानेंगे, और इस जो वेग है जो वृत्तीय गति से संबंधित है उन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, वृत्तीय गति होती क्या है। तो देखिए बच्चों, कोई भी पिंड है, हम लोग मान लेते हैं यह पिंड है, एक पिंड ले लिए, और कोई पिंड जब किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तब इसकी गति को ही बोलेंगे वृत्तीय गति। जैसा कि आप चित्र में यहाँ देख रहे हैं, एक चींटी है और यह चींटी जो है आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर जो है गति कर रही है, चाहे वह इस दिशा में गति करे और चाहे वह इस दिशा में गति करे। तो इसकी जो गति होगी उसके गति को ही बोलेंगे वृत्तीय गति। यह जो वृत्तीय गति है, ये वृत्तीय गति का बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम ही लोग हैं, कोई बच्चा है, कोई लड़का है या कोई भी व्यक्ति है और वह किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है या दौड़ता है तो उसके गति को बोलेंगे वृत्तीय गति। कोई कार है और वह कार जो है वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसके गति को बोलेंगे वृत्तीय गति। तो इस तरह से कोई भी पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाएगी। बच्चों, यह जो वृत्तीय गति है, यह वृत्तीय गति दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति और दूसरे को बोलते हैं असमान वृत्तीय गति। इन दोनों की चर्चा हम लोग जो है बाद में करेंगे। उससे पहले हम लोग जो है वृत्तीय गति से संबंधित कुछ शब्दावली के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में जानते हैं, जिसके जानने से वृत्तीय गति के बारे में हम लोग जो है बेहतर कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं। आइए बच्चों, हम लोग जानते हैं कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो देखिए बच्चों, हम लोग मान लेते हैं कोई पिंड है और यह पिंड जो है किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। देख रहे हैं इस तरह से गति कर रहा है और इसका सेंटर O है, ये सेंटर हो गया O। शुरुआत में जो है यह पिंड इस पोजीशन पर है, इस स्थिति पर है, हम लोग मान लेते हैं इसको P, और समय क्या हो जाता है, ये 0 ले लेते हैं। और यह कण जो है T1 समय पर ये P1 स्थिति पर आ जाती है, जिससे जो एंगल बनता है वह θ1 है। फिर कुछ समय के बाद यह पिंड जो है P2 स्थिति पर आ जाती है और समय हो जाता है T2। तब जो एंगल है यानी कि जो कोणीय स्थिति है वह θ1 से बदलकर θ2 हो जाती है। यानी कि P1 और P2 के बीच जो समय अंतराल होगा आप लिख सकते हैं T2 माइनस T1 यानी कि डेल्टा T, और इस डेल्टा T समय अंतराल में जो एंगल बनेगा तो हम लोग लिख सकते हैं θ2 माइनस θ1 यानी कि डेल्टा थीटा। और यह जो डेल्टा थीटा है, इस डेल्टा थीटा को ही कोणीय विस्थापन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग परिभाषा के रूप में लिखे हैं किसी वृत्ताकार पथ पर। तो देख रहे हैं ये वृत्ताकार पथ है, पिंड के द्वारा, कोई पिंड है, मान लीजिए यह कोई पिंड है और ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है दिए गए समय अंतराल में। तो समय अंतराल क्या हो गया, डेल्टा टी। दिए गए समय अंतराल में त्रिज्या सदिश, तो देख रहे हैं यहाँ पर ये त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है, त्रिज्या सदिश के परितः बने कोण, ये देख रहे हैं इन दोनों त्रिज्याओं के परितः
एंगल बन रहा है डेल्टा थीटा, बने कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं, अर्थात ये डेल्टा जो थीटा होगा इसे ही कोणीय विस्थापन कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक है, जब एसआई मात्रक लिखेंगे कोणीय विस्थापन का तो एसआई मात्रक हो जाएगा रेडियन, और हम लोग लिखते हैं रेडियन इंग्लिश में और शॉर्ट में लिखते हैं RAD। तो इस तरह से आप कोणीय विस्थापन के बारे में जानकारी प्राप्त किए। आइए बच्चों, अब हम लोग जानते हैं औसत कोणीय वेग क्या है। मान लीजिए कोई पिंड जो है किसी वृत्ताकार पथ पर जो है गति कर रही है, इस वृत्ताकार पथ पर जो है पिंड गति कर रही है और यह पिंड जो है t1 समय पर जो है θ1 एंगल बना रहा है और t2 समय पर जो है एंगल बदलकर ये θ2 हो जाता है। तब जो ये एंगल है, ये एंगल में जो परिवर्तन हो जाएगा इस समय अंतराल में, t1 और t2 के बीच के समय अंतराल में, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कोणीय विस्थापन। तो ये कोणीय विस्थापन हो जाएगा डेल्टा थीटा बराबर हो जाएगा θ2 माइनस θ1, यानी कि अंतिम कोणीय स्थिति माइनस प्रारंभिक कोणीय स्थिति, ये हो जाएगा कोणीय विस्थापन। समय अंतराल की बात करेंगे हम लोग तो समय अंतराल हो जाएगा डेल्टा t बराबर t2 माइनस t1। इस तरह से औसत कोणीय वेग लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग औसत कोणीय वेग। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये कोणीय वेग में परिवर्तन, यहाँ लिख सकते हैं कोणीय वेग में परिवर्तन और बटे समयांतराल, समयांतराल। और औसत कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा दिखाएंगे, कोणीय वेग को ओमेगा से दिखाते हैं, औसत है इसके ऊपर बार लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे θ2 माइनस θ1 अपॉन t2 माइनस t1। इस तरह से औसत कोणीय वेग बराबर हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है औसत कोणीय वेग के लिए हम लोग यहाँ पर परिभाषा लिखे हैं, जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसके कोणीय वेग में परिवर्तन, तो यह हो गया कोणीय वेग में परिवर्तन की जो दर है, यानी कि दर हम लोग जब भी बात करेंगे समय के साथ करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर समय अंतराल डेल्टा टी हो गया, तो ये कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर औसत कोणीय वेग कहलाती है। इस तरह से यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिख दे रहे हैं ओमेगा बराबर, यानी कि औसत कोणीय वेग ओमेगा पर बार दे देना है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो ये औसत कोणीय वेग का सूत्र प्राप्त कर लिया। अगर आपको एसआई मात्रक प्राप्त करना हो तो एसआई मात्रक हो जाएगा, ये एंगल है, ये तो एंगल होगा तो इसका हो जाएगा रेडियन, और ये समय अंतराल है तो समय अंतराल का सेकेंड, तो बाई में सेकेंड, तो हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं रेडियन प्रति सेकेंड। जब इसकी बीमा की बात करेंगे हम लोग औसत कोणीय वेग के बीमा के बाद, तो एंगल है, एंगल का कुछ भी बीमा नहीं होता है, और ये समय अंतराल है तो समय है तो समय का बीमा होता है, और ऊपर ले जाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर -1, क्योंकि इसका तो कुछ बीमा होगा नहीं, और नीचे वाले में केवल समय का बीमा होगा, और ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। इस तरह से ये साई मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड और बीमा हो जाएगा m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -1। अब आइए बच्चों, हम लोग ताक्षणिक के कोणीय वेग के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए ताक्षणिक कोणीय वेग के लिए हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग जो है औसत कोणीय वेग के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये ओमेगा के ऊपर बार देंगे और ये फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। यदि बच्चों ये जो डेल्टा टी है अति सूक्ष्म हो तब हम लोग लिख सकते हैं, यदि डेल्टा टी अति सूक्ष्म हो तब अर्थात डेल्टा टी टेंस टू 0, तो हम लोग लिमिट लगाएंगे और हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पर जब ये डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाएगा तभी ताक्षणिक कोणीय वेग की बात की जाएगी।
यानी कि ताक्षणिक कोणीय वेग में जो है किसी पर्टिकुलर समय की बात करते हैं, यानी कि दूसरे सेकेंड, 5वें सेकेंड, 7वें सेकेंड। देखिए किसी पर्टिकुलर समय जो कि बहुत ही कम समय अंतराल है, बहुत ही अति सूक्ष्म है, टेंस टू जीरो लिखे हुए यहाँ पर। तो दूसरे सेकंड यानी कि पार्टिकुलर दूसरे सेकंड की ही बात की जा रही है। 5वें सेकंड का मतलब जो है पार्टिकुलर 5वें सेकंड की बात की जा रही है। 10वें सेकंड का मतलब पार्टिकुलर 10वें सेकंड की बात की। तो उस 10वें सेकंड पर या उस दूसरे सेकंड पर या उस 5वें सेकंड पर जो कोणीय वेग होगा उसे ही ताक्षणिक कोणीय वेग हम लोग कहते हैं। तो यहाँ डेल्टा टी टेंस टू जीरो है। जब टेंस टू जीरो समय अंतराल ले लेंगे तब हम लोग लिखेंगे ताक्षणिक कोणीय वेग। ताक्षणिक कोणीय वेग। तो अब हम लोग लिखेंगे ओमेगा। अब ओमेगा का बार नहीं देंगे, अब हम लोग लिमिट और डेल्टा टी टेंस टू जीरो और ये डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, अब ये डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाएगा, डेरिवेटिव फॉर्म में आ जाएगा। तो ओमेगा इसको तो लिखेंगे डी थीटा बाई डी टी और इस तरह से ताक्षणिक कोणीय वेग का सूत्र या व्यंजक हम लोग प्राप्त करते हैं। तो आप देख रहे हैं हम लोग डिफिनीशन जो है उसी तरह से लिखे हुए हैं। जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो दिए गए क्षण पर, ये क्षण का मतलब है किसी पर्टिकुलर समय के बाद, तो किसी दिए गए क्षण पर जो है पिंड के जो कोणीय वेग है वह कोणीय वेग ही ताक्षणिक कोणीय वेग कहलाता है। देखिए अगला टॉपिक है औसत कोणीय त्वरण। तो मान लेते हैं कोई पिंड है और यह पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर जो है गति कर रही है। ये कोई पिंड हो गई और यह पिंड जो है वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है और इसकी त्रिज्या आप मान लीजिए r। और इस पिंड की किसी समय पर जो है कोणीय वेग मान लेते हैं t1 समय पर कोणीय वेग ओमेगा 1 है तथा t2 समय पर कोणीय वेग बदलकर जो है ओमेगा 2 हो जाता है। तो कोणीय वेग में परिवर्तन यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कोणीय वेग में परिवर्तन, तो लिखा जा सकता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। और समय अंतराल के लिए हम लोग लिख पाएंगे समय अंतराल t2 माइनस t1। इस तरह से औसत कोणीय त्वरण के लिए हम लोग लिखेंगे कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन और बटे बाई समय अंतराल। और औसत कोणीय वेग को हम लोग औसत कोणीय त्वरण को हम लोग देखिए कैसे दिखाएंगे। कोणीय त्वरण को अल्फा से, जब औसत होगा तो हम लोग उस पर बार लगा देंगे और कोणीय वेग में परिवर्तन हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई समय अंतराल t2 माइनस t1। इस तरह से अल्फा बार यानी कि औसत कोणीय त्वरण बराबर हो जाएगा डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। तो ये सूत्र हम लोग को प्राप्त हो गया औसत कोणीय त्वरण के लिए। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग जो है डिफिनेशन भी यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं। जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसके कोणीय वेग में परिवर्तन, तो ये जो डेल्टा ओमेगा है कोणीय वेग में परिवर्तन हो जाएगा की दर यानी कि समय अंतराल का मतलब है, फिजिक्स में दर हम लोग समय अंतराल के साथ यहाँ लिए हैं। तो ये दर को औसत कोणीय त्वरण कहते हैं। तो ये हो गया औसत कोणीय त्वरण का फॉर्मूला या सूत्र हो गया। अब देखिए आपको एसआई मात्रक निकालना है। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एसआई मात्रक किसका, तो औसत कोणीय त्वरण का। तो देखिए ये जो ओमेगा होता है, डेल्टा ओमेगा हो चाहे ओमेगा हो, हम लोग ओमेगा में से ओमेगा घटाएंगे तो वह भी एक ओमेगा ही देगा, यानी कि कोणीय वेग ही देगा। और कोणीय वेग के लिए हम लोग जो इसके पहले हम लोग मात्रक निकाले, तो मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड और ये समय अंतराल है तो इसका हो जाएगा सेकेंड। तो इस तरह से जब ये नीचे लाएंगे तो हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पर रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये औसत कोणीय त्वरण का ये एसआई मात्रक हो गया। हम लोग बीमा भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए बीमा हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए बच्चों हम लोग जब ये बीमा लिखेंगे हम लोग, तो ये अल्फा बार और ये बीमा हम लोग लिख रहे हैं।
तो ये जो ओमेगा है, ओमेगा का हम लोग बीमा लिखे m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर -1, और ये जो समय अंतराल है इसके लिए हो जाएगा t, और ये जो नीचे वाला t है इसको ऊपर ले जाएंगे तो फाइनली हम लोग लिख पाएंगे m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर -1। तो इस तरह से ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग -2। तो इस तरह से m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर -2 यह बीमा हो गया औसत कोणीय त्वरण का। देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है ताक्षणिक कोणीय त्वरण। तो ताक्षणिक कोणीय त्वरण किसको हम लोग बोलेंगे? जैसा कि हम लोग जो है औसत कोणीय त्वरण हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, अल्फा के ऊपर बार यानी कि औसत कोणीय त्वरण बराबर, तो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। यदि बच्चों ये जो डेल्टा टी है हम लोग लिख सकते हैं, यदि डेल्टा टी अति सूक्ष्म हो तब, अर्थात डेल्टा टी टेंड्स टू 0, 0 के बहुत नजदीक है लेकिन 0 के बराबर नहीं है, तब हम लोग जो है यहाँ पर लिख पाएंगे ताक्षणिक कोणीय त्वरण, लिमिट लगाएंगे हम लोग। अब हम लोग केवल अल्फा लिखेंगे, ऊपर बार नहीं देंगे, और लिखेंगे लिमिटे डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये लिमिट है, और डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, तो अल्फा इक्वल टू, तो ये डेरिवेटिव फॉर्म में आ जाएगा, लिमिट अब हट जाएगा तो लिख पाएंगे हम लोग डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये फॉर्मूला हम लोग का हो गया ताक्षणिक कोणीय त्वरण का। और देखिए इस फॉर्मूला का हम लोग जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप जैसे कि ओमेगा बराबर हम लोग पढ़े हैं डी थीटा बाई डी टी हम लोग जानते हैं, ये यहाँ पर रखेंगे हम लोग जो है, तो हम लोग लिख पाएंगे अल्फा बराबर हो जाएगा ये डी थीटा बाई डी टी अपॉन डी टी, तो अल्फा इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं ताक्षणिक कोणीय त्वरण के लिए, और यह भी लिखा जा सकता है। अब भाई बच्चों हम लोग अगले टॉपिक के बारे में जानते हैं आवर्तकाल। तो देखिए आवर्तकाल का मतलब हुआ जब कोई भी पिंड जो है, तो मान लेते हैं यह कोई पिंड है और यह पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर जो है गति कर रहा है और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r। तो ये पिंड अगर यहाँ से चलना प्रारंभ करता है तो जब चलते 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 और फिर से इसी जगह पर आ जाएगा, तब इस पिंड के द्वारा एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उसे ही आवर्तकाल कहते हैं। तो हम लोग यहाँ डिफिनेशन में लिखे हुए हैं, जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में, उस पिंड के द्वारा एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उसे ही आवर्तकाल कहते हैं। और आवर्तकाल को हम लोग जो है कैपिटल टी से दिखाते हैं, और इसका एसआई मात्रक हम लोग लिखते हैं, ये एक समय है तो इसका मात्रक हो जाएगा सेकेंड, तो एसआई मात्रक हो गया सेकेंड। अब देखिए बच्चों अगला हम लोग का टॉपिक है आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं कि ये कोई वृत्ताकार पथ हो गया और कोई पिंड जो है इस वृत्ताकार पथ पर जो है गति करती है, तो इस पिंड के द्वारा जो है, ये मान लेते हैं ये पिंड इस तरह से गति कर रही है, तो इस पिंड के द्वारा एक सेकेंड में जितना चक्कर लगाएगा उस चक्रों की संख्या को ही क्या बोला जाएगा? आवृत्ति कहा जाएगा। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि कोई पिंड है और यह पिंड जो है 30 सेकेंड में यह कितना चक्कर लगाती है? तो मान लेते हैं 30 सेकेंड में 120 चक्कर लगाती है, तो आवृत्ति का मान क्या हो जाएगा? तो हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन लिखे हैं, कोई भी पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर जो है जब गति करेगा तो 1 सेकेंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, और यहाँ पर 30 सेकेंड में लगाए गए चक्रों की संख्या 120 दी गई है, तो 1 सेकेंड में चक्रों की संख्या तो हम लोग भाग कर देंगे, तो 1 सेकेंड में लगाए गए चक्रों की संख्या 120 और भागा 30, ये हो जाएगा 4, यानी कि आवृत्ति हो जाएगी 4। और इसका जो मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज जो होता है, यहाँ लिख सकते हैं हर्ट्ज, और हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं HERTZ,
और शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग एच जेड। तो इस तरह से हम लोग आवृत्ति के बारे में जान गए कि 1 सेकंड में किसी पिंड के द्वारा जितना भी चक्कर लगाया जाता है किसी वृत्ताकार पथ पर, तो चक्रों की संख्या को ही आवृत्ति कही जाती है। तो यहाँ पर हम लोग जो आवृत्ति होता है उसका जो नोटेशन है, जो संकेत है, या तो स्मॉल एफ से करते हैं या हम लोग एन से करते हैं, और इसका मात्रक हो गया हर्ट्ज, शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग एच जेड। आइए बच्चों, अब हम लोग जानते हैं आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध। आवृत्ति को हम लोग एफ से दिखाते हैं और आवर्तकाल को टी से दिखाते हैं। आवृत्ति को कहीं कहीं आपको एन से भी दिखाया जाता है। तो मान लेते हैं कि एफ से दिखाते हैं हम लोग आवृत्ति को और आवर्तकाल को टी से दिखाते हैं। तो देखिए आवृत्ति का मतलब क्या हुआ, तो हम लोग पहले भी इसके डिफिनेशन के बारे में हम लोग जान लिए हैं। अब दोनों के बीच हम लोग संबंध आते हैं। देखिए सिंपल सा आवृत्ति का ये मतलब हुआ कि कोई भी पिंड जो है एक सेकंड में जितना चक्कर लगाएगा, तो 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि कोई भी पिंड वृत्ताकार पथ पर जब गतिशील रहता है, गतिशील है या गति करता है, तब उसकी आवृत्ति हम लोग क्या मान लिए हैं, एफ मान लिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में एफ चक्कर लगाता है। तो एफ चक्कर यानी कि 10 चक्कर, 20 चक्कर, 50 चक्कर, तो एफ चक्कर लगाता है। यानी कि एफ चक्कर यहाँ लिख सकते हैं, एफ चक्कर लगाने में 1 सेकेंड लगता है। और एफ की जगह आपका 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एफ चक्कर, ये चक्रों की संख्या है। एफ चक्कर लगाने में 1 सेकेंड लगता है। तो बच्चों एक चक्कर लगाने में तो कम समय लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे 1/f सेकेंड। तो यह जो हुआ आपका, यानी कि 1 जो f हुआ, ये 1/f का मतलब क्या हो गया, ये 1/f का मतलब हो गया एक चक्कर लगाने में लगा समय। और आवर्तकाल हम लोग किसको बोलते हैं, आवर्तकाल हम लोग बोलते हैं किसी पिंड के द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय। किसी पिंड के द्वारा एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे ही आवर्तकाल कहते हैं। तो यहाँ देखिए यह जो 1/f लिखे हैं, यह भी एक चक्कर लगाने में समय है, और t का मतलब भी क्या होता है, एक चक्कर लगाने में लगा समय, अर्थात यह भी एक चक्कर का समय है, और t को भी हम लोग एक चक्कर लगाने में समय। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/f बराबर क्या हो जाएगा, t लिख सकते हैं। या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर t, हम लोग अगर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे f और t को, तो ये लिख सकते हैं 1 बराबर ft लिख सकते हैं। यदि f बराबर लिखेंगे तो 1/t भी हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल, या आवर्तकाल बराबर 1/, आवृत्ति, दोनों बात लिखी जा सकती है। तो आवृत्ति हो गई f और आवर्तकाल हो गया t। तो ये हो गया दोनों के बीच संबंध। जिन दो राशियों के बीच संबंध निकाला जाता है वह दोनों राशि बराबर के बाएं और दाएं की तरफ होती है। तो यहाँ पर आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच संबंध प्राप्त किए हम लोग। देखिए बच्चों, आइए हम लोग अब कोणीय वेग, आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच संबंध हम लोग प्राप्त करते हैं। मान लेते हैं कोई पिंड है और यह पिंड वृत्ताकार पथ पर जो है गति कर रहा है। यह जो पिंड है एक चक्कर लगाती है। तो पिंड यदि एक चक्कर लगाएगी, मान लेते हैं ये एक चक्कर पिंड जो है लगाती है, तो जब एक चक्कर लगाएगा, मान लेते हैं कि ये यहाँ से चलती है और यहाँ से चलकर पिंड जो है और इस तरह से घूमते हुए और फिर से यहाँ आ जाती है। तो जब एक चक्कर लगाएगा तो कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, तो एक चक्कर लगाएगा तो ये एंगल हो जाएगा 2π, अर्थात 360 डिग्री हो जाएगा। और एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, और आवर्तकाल को कैपिटल T से दिखाते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन और बाई समय अंतराल। तो कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं, और ये जो कोणीय विस्थापन है थीटा है, यहाँ लिख सकते हैं थीटा, और समय अंतराल t। तो ओमेगा बराबर फर्दर हम लोग आगे लिख सकते हैं थीटा बराबर 2π, तो लिख सकते हैं 2π/t।
तो ये हो गया संबंध है किसके किसके बीच, तो कोणीय वेग, आवृत्ति और आवर्तकाल। अब देखिए बच्चों हम लोग जो है 1/t इजकल टू एफ पर हैं, तो हम लोग देखिए 2 पाई गुने 1/t यहाँ लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई और गुना 1/t, और 1/t की जगह एफ लिख सकते हैं इस तरह से ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, यह भी हम लोग जो है लिख सकते हैं। तो यह भी सूत्र हो सकता है, यह भी सूत्र हम लोग लिख सकते हैं।